हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे आईजीकेबी सीईटी का जो पीएचडी एग्ज़ाम हुआ था एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी पीएचडी करने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था आईजीकेबी में, उसका क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। और ये क्वेश्चन पेपर मुझे प्रोवाइड किया थे एक जूनियर ने, उसको मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये क्वेश्चन पेपर मुझे मिल गया है 2-3 दिन पहले ही मिल गया है, मीन्स जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उसी दिन ही मिल गया था। लेकिन मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था मेरा, मतलब कि बुखार हो रहा था और मेरा गला भी ठीक नहीं था। आज भी ठीक नहीं है, लेकिन अभी मेडिसिन लेके इसको बनाना पड़ रहा है। तो शायद आज या कल इसका आंसर शीट भी आ जाएगा, मतलब प्रोबेबल आंसर जो है उसको भी रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन खैर, हम लोग आंसर से ज़्यादा इसका जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप का, किसको इंडिकेट कर रहा है, कौन सी आंसर कैसा होना चाहिए, हम लोग कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन इसको डिस्कस करेंगे। और इसमें से आपको बहुत सारे नॉलेज मिल जाएगा। आपको डिस्कस करते हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी आपको आ जाएगा, राइट। तो ध्यान से इसको क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 100 आप ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ ग्रोथ? ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ एक कंटिन्यूस प्रोसेस है एंड इट इज़ द इरिवर्सिबल permanent increase in size, volume and weight. Okay, growth is irreversible permanent increase in size, volume and weight. But जो डेवलपमेंट होता है ये है ग्रोथ, राइट। तो ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सेट ए का है, आप अपने हिसाब से देख लेना इसको। तो ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम एंड वेट। ओके, डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट एक है फेजिक चेंज। डेवलपमेंट जो है वो फेजिक चेंज है, डेवलपमेंट। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको पता है कि ग्रोथ है जो है इंक्रीज, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम एंड वेट है। डेवलपमेंट है फेजिक चेंज। फेजिक चेंज मतलब आपका सीडलिंग हो गया, उसके बाद एलोंगेशन हो गया फेज, राइट। उसके बाद जो उसका रिप्रोडक्टिव फेज हो गया, ये एक फेज है, राइट। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। फेज मीन्स एक स्टेज है क्रॉप का, राइट। तो वो हो गया डेवलपमेंट है, डेवलपमेंटल फेज। देन border strip method of irrigation, slope along the flow may ranges from, ओके कितना रेंज होना चाहिए border strip मेथड में? जो स्लोप है उसका रेंज 0.5 to 2% होना चाहिए, राइट। तो कोई भी border strip मतलब क्या है? वहाँ पे क्या होता है, जैसे ये हो गया एक चैनल, इरिगेशन चैनल, वहाँ पे ऐसे करके एक लंबा लंबा जो है स्ट्रिप में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि फील्ड है, राइट। तो यहाँ से फिर पानी को यहाँ पे ऐसे फ्लो करने के लिए अलाउ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक ही चैनल रहता है, मेन चैनल। उसके बाद इंडिविजुअल प्लॉट को डायरेक्टली जो है वो चैनल के साथ लिंक्ड रहता है, राइट। तो यहाँ पे जो परसेंटेज, जो स्लोप है कितना रहता है? 0.5 to 2%। सो इसका भी जो फैक्टर है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो है अगर सैंडी सॉइल रहा तो फिर ये जो स्लोप है वो लेस होना चाहिए। अगर क्लेई सॉइल रहा तो फिर अपॉर्चुनिटी टाइम ज़्यादा रहेगा और स्लोप ज़्यादा होने से भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो और भी बहुत सारे फैक्टर इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इरिगेशन मेथड इज मोस्ट सुइटेबल इफ इरिगेशन वाटर कंटेंट सॉल्ट? ओके, अगर इरिगेशन वाटर में सॉल्ट कंटेंट रहता है तो फिर कौन सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड इज मोस्ट सुइटेबल? सो इसका जो आंसर होगा ड्रिप इरिगेशन होगा। क्यों ड्रिप इरिगेशन होगा? क्योंकि बाकी इरिगेशन वाटर में क्या, इरिगेशन मेथड में क्या होता है, जैसे चेक बेसिन हो गया, फोरो हो गया, स्प्रिंकलर हो गया। फोरो और चेक बेसिन में टोटल जो सॉयल है उसमें हमको पानी को स्प्रेड करना पड़ता है। तो फिर सॉल्ट वाटर अगर हम टोटल फील्ड में स्प्रे करेंगे तो फिर वहाँ पे सॉल्ट डिपोजिशन होगा और सैलिनिटी बढ़ जाएगा। और स्प्रिंकलर में क्या होता है, स्प्रिंकलर में हम जैसे रेनफॉल को साइमुलेट करते हुए उसके क्रॉप के फॉलेज के ऊपर पानी डालते हैं, तो फिर वहाँ पे भी सॉल्ट एक्यूमुलेशन के द्वारा क्या होगा, प्लांट को लॉस होगा, नुकसान होगा। तो फिर ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन में ड्रॉप करके हम प्लांट रूट जोन में वाटर को देते हैं, तो उसमें ज़्यादा सुइटेबल होगा, जो कि सॉल्ट वाटर हमको इरिगेशन करने के लिए विदाउट डैमेजिंग द क्रॉप मच। देन वी नॉच, व्हाट इज वी नॉच? वी नॉच इज ए ओयर, राइट। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ओयर। ये क्यों यूज होता है? ये जो ओयर होता है, ओयर फ्लूम, ये क्यों यूज होता है? ये इरिगेशन चैनल में वाटर फ्लो को मेजर करने के लिए यूज होता है, कितना वाटर जा रहा है। तो वी नॉच जो होता है और 90 डिग्री वी नॉच ओयर इसको बोलते हैं। फिर कुछ होता है
ट्रापेजोइडल ओयर, कुछ होता है रेक्टेंगुलर ओयर। ओके, ये जैसे रेक्टेंगुलर ओयर हो गया, उसके बाद कुछ ट्रापेजोइडल इस टाइप का ओयर रहता है। सो ये डिफरेंट टाइप का ओयर रहता है, राइट। तो वी नच हो गया क्या, ओयर। द न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड इज नॉट सुइटेबल फॉर। न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड क्या होता है, ये एक मेथड होता है सॉइल में इनडायरेक्टली मॉइस्चर, सॉरी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मॉइस्चर मेजर करने। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। जैसे डायरेक्टली हम ग्रेविमेट्रिक मेथड में मेजर करते हैं, इनडायरेक्टली वैसे बहुत सारे जो सेंसर्स है उसको यूज करके हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं मॉइस्चर सॉइल में, राइट। तो उसमें से न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक पॉपुलर मेथड है जो कि हम यूज नहीं कर सकते। कौन सी केस में, सैलो सॉइल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट एस्केप हो जाता है, तो वहाँ पे भी हम यूज नहीं कर सकते। देन ग्रेविली सॉइल में भी ये एरोनियस रिजल्ट देता है। देन ऑर्गेनिक सॉइल में भी हम न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड यूज नहीं कर सकते। तो फिर इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस एबव होगा। ओके, सो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड इज नॉट सुइटेबल फॉर तीनों के लिए, ऑर्गेनिक सॉइल, सैलो सॉइल एंड ग्रेविली सॉइल। वाटर पोटेंशियल ऑफ एटमॉस्फेयर इट एट नॉर्मल कंडीशन, वाटर पोटेंशियल ऑफ एटमॉस्फेयर एट नॉर्मल कंडीशन कितना आएगा, -10 to -100 जो है मेगा पास्कल आ जाएगा, राइट। -10 to -100 मेगा पास्कल आ जाएगा। ओके, तो देन अवेलेबल मोलिब्डेनम इन सॉइल इज एक्सट्रैक्टेड बाय। अवेलेबल मोलिब्डेनम जो है उसके लिए एक्सट्रैक्टेंट जो होता है अमोनियम मोलिब्डेट होता है, अमोनियम मोलिब्डेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो फिर अमोनियम एसीटेट पता नहीं, अब ऑप्शन नहीं है। अमोनियम एसीटेट तो नहीं होना चाहिए। अमोनियम एसीटेट जो है हमारा पोटेशियम, अवेलेबल पोटेशियम एस्टिमेशन के लिए अमोनियम एसीटेट यूज होता है। देन साइट्रिक एसिड कुछ नेचुरल जो है किलेटिंग एजेंट है। हॉट वाटर बोरॉन एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड सल्फर एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये नोट कर लो, बाद में काम में आने वाला है। तो अमोनियम मोलिब्डेट जो है इसका राइट आंसर होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर प्लांट फॉर आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी में इंडिकेटर प्लांट के लिए कौन सी क्रॉप यूज होता है, इसमें से कोई भी नहीं होगा। जो है आयरन डेफिशिएंसी के लिए शुगर कैन यूज होता है, सोरगम यूज होता है, उसके बाद सिट्रस यूज होता है। सोरगम, शुगर कैन, सिट्रस, ओके, ये यूज होता है आयरन डेफिशिएंसी जो है इंडिकेटर प्लांट के लिए। लेकिन जो पोटैटो है वो पोटेशियम का जो इंडिकेटर प्लांट के लिए यूज होता है, पोटेशियम। देन जिंक का मेज यूज होता है। देन ओट का मैंगनीज, ओके, मैंगनीज के लिए ओट यूज होता है। तो इसका नॉन ऑफ दिस आंसर होगा। हाउ मच नाइट्रोजन कैन बी सप्लाइड बाय एप्लीकेशन ऑफ 10 टन ऑफ आजोला। आजोला जनरली कंटेंट 3 to 5% नाइट्रोजन। ओके, आजोला जो है बायो फर्टिलाइजर, इसको राइस में ज़्यादातर यूज किया जाता है, राइस में ही सुइटेबल है। और इसमें 3 to 5% जो है वेट बेसिस में नाइट्रोजन कंटेंट कैरी करता है आजोला। तो 10 टन अप्लाई करने से अराउंड 30 to 50 kg जो है नाइट्रोजन मिल जाएगा। लेकिन ये देखो, मतलब ऑप्शन दिया गया है 30 kg, 40 kg, 50 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg। ओके, तो फिर पता नहीं आंसर अब जो क्वेश्चन सेट किए हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या आंसर देते हैं। हु डिस्कवर द एसेंशियलिटी ऑफ बोरॉन इन प्लांट। बोरॉन का एसेंशियलिटी किसने डिस्कवर किया था प्लांट में, जो है वारिंगटन ने प्रपोज किए थे बोरॉन का एसेंशियलिटी। ओके, so next question is the most sensitive stage of sunflower to water stress lies between। sensitive stage of sunflower to water stress कौन सी है, फ्लावरिंग टू ग्रेन फिलिंग जो होता है, ये जनरली जो है सेंसिटिव स्टेज रहता है सनफ्लावर में। मोस्ट सेंसिटिव स्टेज फ्लावरिंग टू ग्रेन फिलिंग। ओके, सेंसिटिव स्टेज होता क्या है, इस कंडीशन में अगर इरिगेशन हम नहीं देंगे तो फिर उसका जो लॉस होगा, क्रॉप लॉस होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा, सबसे हाईएस्ट होगा। तो ये डिफरेंट, जैसे हमारा सीरियल्स के लिए जनरली फ्लावरिंग स्टेज जो है मोस्ट सेंसिटिव रहता है। देन हमारा जो शुगर कैन के लिए उसका वेजिटेटिव स्टेज जो फॉर्मेटिव स्टेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। देन पल्सेस के लिए प्री फ्लावरिंग एंड पॉड फॉर्मेशन, ये कुछ सेंसिटिव स्टेजेस है। जैसे व्हीट के लिए मोस्ट सेंसिटिव अगर बोला जाएगा तो CRI स्टेज हो गया। तो फिर वही है। देन जिप्सम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फर, सल्फर का जिप्सम इक्विवेलेंट कितना है, 0.19 है। जिप्सम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फर इज 0.19। वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट कितना है, वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट जो है 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट है। ओके, इसमें से कौन सी आंसर होगा, नियर अबाउट 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ओके,
सोलर कांस्टेंट होता क्या है, ये जो एटमॉस्फेयर से सन से जो रेडिएशन आता है वो परपेंडिकुलरली अगर एटमॉस्फेयर अर्थ एटमॉस्फेयर जहाँ से एंटर होता है सोलर रेडिएशन, वहाँ पे कितना एक सेंटीमीटर स्क्वायर में पर मिनट कितना कैलोरी जो एनर्जी कितना इंसुलेट होता है, राइट। तो उसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, और उसका वैल्यू जो है अराउंड 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है। A soil absorb about -% of incoming solar radiation. A soil absorb about -% of incoming solar radiation, that is around 20%, right? 20% जो solar radiation होता है generally soil absorb कर लेता है। Rice yields are higher during dry season mainly due to rice yield जो होता है खरीफ सीजन से ड्राई सीजन में हायर होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम ज़्यादा सोलर रेडिएशन मिलता है। सोलर रेडिएशन आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि यील्ड अचीव करने के लिए, हायर यील्ड अचीव करने के लिए। तो सोलर रेडिएशन, ये सोलर इनिशिएशन क्यों लिखा गया है इसका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सोलर रेडिएशन अगर यहाँ पे ऑप्शन होता तो फिर ये यही आंसर होता, सोलर रेडिएशन, राइट। क्योंकि मेनली ड्यू टू लाइक फ्लावरिंग, टिलरिंग, पैनिकल इनिशिएशन, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो एक ग्रोथ स्टेज है, राइट। ग्रोथ स्टेज, ये डेवलपमेंटल फेजेस है, तो सोलर रेडिएशन ही होना चाहिए आंसर। एट व्हाट डेप्थ बिलो द सॉइल टेम्परेचर वेरिएशन इज नील। याद रखना ये 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर के अगर नीचे जाएंगे तो फिर सोलर जो टेम्परेचर है, सॉइल टेम्परेचर है, उसका वेरिएशन जनरली नेग्लिजिबल होता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन क्रॉप प्लांट इज अबाउट, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन क्रॉप प्लांट इट इज अराउंड 20%, ओके। रफली जो कार्बन डाइऑक्साइड एवरेज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन क्रॉप प्लांट दैट इज अबाउट 20%। कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है, और कुछ जो है यूज होता है क्रॉप प्लांट में, फिक्स हो जाता है, दैट इज अराउंड 20%। क्लाउड रेस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग समर सीजन इज, समर सीजन में जो कौन सी क्लाउड रिस्पॉन्सिबल होता है रेनफॉल के लिए, दैट इज क्यूमुलस। क्यूमुलस क्लाउड जो होता है वो जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है समर में रेनफॉल के लिए। लेकिन रेन बियरिंग क्लाउड अगर पूछा जाएगा तो फिर जहाँ पे निम्बस होगा, क्यूमुलस क्लाउड जनरली एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म, ओके, थंडरस्टॉर्म। रेन बियरिंग क्लाउड जो होता है निम्बोस्ट्रेटस, जैसे निम्बस जहाँ पे हो गया तो वहाँ पे जो है रेन बियरिंग क्लाउड माना जाएगा, राइट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडोफाइल वीड। इनमें से कौन सी एसिडोफाइल वीड मतलब जो है एसिडिक कंडीशन में ज़्यादा ग्रो होता है अच्छे से, तो इनमें से कौन सी होगा, रूमेक्स। रूमेक्स एसिटोसा जो है वो एसिडोफाइल वीड है। एसिडोफाइल मतलब एसिडिक कंडीशन में अच्छे से ग्रो करेगा वो, राइट, ओके। So if simazine is applied in maize crop at 5 kg per hectare, what will be the effect on succeeding wheat crop? Okay, so what will be the effect? That there will be toxic effect. क्यों टॉक्सिक इफेक्ट होना चाहिए? क्योंकि ये एक लाइक रेसिडुअल हर्बिसाइड है, सिमाजिन जो है एक रेसिडुअल हर्बिसाइड है, एंड 5 kg पर हेक्टर इज वे मोर देन इट्स रिकमेंडेशन, तो इसलिए टॉक्सिक होना चाहिए, ओके। 5 kg जनरली जो रिकमेंडेशन है कितना है लाइक सिमाजिन का, 0.5 to 1 kg में भी, ओके, पर हेक्टर, but this recommendation is kind of 10 times higher than whatever the recommended. So and simazine is also it is a like residual herbicide, so it may produce toxic symptom in succeeding wheat crop. Which one of the following is generally used for in brown manuring? brown manuring में इनमें से कौन सी यूज होता है, हर्बिसाइड, ओके। 2,4-D हो गया, बिस्पेरिवैक्स सोडियम हो गया, ये यूज़ किया जाता है। ब्राउन मैन्योर कौन सी क्रॉप में किया जाता है, जनरली राइस में किया जाता है। Which one of the following herbicide is suitable for maize plus cowpea intercropping system? There are different intercropping system you can find in textbooks. So उसमें different herbicide जो है उसको यूज़ किया जाता है। So बेस्ट herbicide for maize and cowpea के लिए जो होता है अलाक्लोर होता है। जैसे कि व्हीट प्लस मस्टर्ड अगर इंटरक्रॉपिंग किया जाता है तो फिर वहाँ पे आइसोप्रोस्टेरोन होता है। देन अगर 2 पल्सेस किया रहता है तो फिर वहाँ पे फ्लूक्लोराइड सॉरी, मैं आपको बताया था जैसे कि बुखार अभी भी नहीं गया है।
Okay, so coming back to question number 23. Which one of the following thickening agent are used with herbicide? Thickening agent इनमें से कौन सी है? एक क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप्स का आर्जुवेंट होता है. आर्जुवेंट क्या करता है, एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड को जो है इंक्रीज करता है. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्जुवेंट. सम आर्जुवेंट्स आर यूज्ड एज थिकनिंग एजेंट. दे ऑल्सो कंट्रोल द ड्रिफ्ट हैजर्ड इन हर्बिसाइड. सो सोडियम एल्जीनेट जो है ये एक लाइक थिकनिंग एजेंट के हिसाब से काम करता है. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस केसेस इन क्रॉप्स. हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जो है कौन सी क्रॉप में ज़्यादा पाया गया है. ओके, तो उसका जो सीक्वेंस है वो है व्हीट, देन मेज, देन राइस, देन सोयाबीन. ओके, व्हीट जो है उसमें सबसे ज़्यादा, देन मेज, देन राइस, देन सोयाबीन. ओके, तो ये आंसर बी हो जाएगा राइट आंसर. व्हिच क्रॉप इज यूज्ड फॉर बायोएसे ऑफ 2,4-D. 2,4-D बायोएसे के लिए कौन सी क्रॉप यूज किया जाता है? दैट इज कॉटन. क्यों? क्योंकि जिसका हम बायोएसे करेंगे उसके वो हर्बिसाइड के लिए अगर कोई सुइटेबल होगा, मतलब कौन सी क्रॉप सुइटेबल होगा, जो कोई भी क्रॉप उस हर्बिसाइड का लिमिटेड एप्लीकेशन से भी मतलब अफेक्ट हो या फिर उसमें फाइटोटॉक्सिसिटी सिम्टम दिखाई देता हो, वो उसी क्रॉप ज़्यादा मतलब जो है बायोएसे के लिए सुइटेबल है. क्यों? क्योंकि वो कम रेसिड्यू में भी वो क्रॉप को डैमेज कर सकता है, उस क्रॉप डैमेज हो सकता है और उसमें हमको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा, राइट, कि टॉक्सिक इफेक्ट है और या नहीं, या फिर कितना अमाउंट ऑफ लाइक हर्बिसाइड है जो कि रेसिडुअल हर्बिसाइड है वहाँ पे सॉइल में. तो द नेम ऑफ व्हीट वाज यूज्ड बाय जेथ्रो टूल इन हिज बुक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री. ओके, ये जेथ्रो टूल ने 1731 में आई थिंक लिखे थे. कंटिंजेंट ड्रॉट अकर्स इन, जनरली कंटिंजेंट ड्रॉट जो होता है वो अकर इन ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड क्लाइमेट. ओके, एरिड में तो परमानेंट ड्राउट हो गया. एरिड में जो होता है परमानेंट ड्राउट होता है. देन सीजनल ड्राउट होता है एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में. देन ह्यूमिड एंड सम ह्यूमिड रीजन में जनरली कंटिंजेंट ड्राउट पाया जाता है. बेस्ड ऑन डिपार्चर ऑफ एरिडिटी इंडेक्स, नॉर्मल वैल्यू फॉर सीवियर ड्राउट. सीवियर ड्राउट के लिए जो एरिडिटी इंडेक्स होता है कितना होगा? ग्रेटर देन 2. ओके, स्ट्रेस अवॉइडेंस बाय फेवरेबल वाटर बैलेंस कैन बी अचीव्ड बाय. स्ट्रेस अवॉइडेंस, आपको पता है कि ड्राउट रेजिस्टेंस के लिए जो वाटर स्ट्रेस उसका रेजिस्टेंस के लिए बहुत सारा मैकेनिज्म होता है जो प्लांट अडॉप्ट करता है. उसमें से स्ट्रेस अवॉइडेंस एक है. स्ट्रेस अवॉइडेंस बाय फेवरेबल फॉर वाटर बैलेंस कैन बी अचीव्ड बाय. एक तो फेवरेबल वाटर बैलेंस के लिए एक रेस्ट्रिक्टिंग ट्रांसपिरेशन होता है जो कि वाटर सेवर, जहाँ पे लीफ रोल या फिर हाई जो है ये कुछ ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो गया, इंक्रीज हो गया, ये सारी चीज़ होता है. अगेन वाटर यूज एफिशिएंसी इंक्रीज हो गया. तो ये सारे कुछ मैकेनिज्म होता है. और एक्सेलरेटिंग वाटर अपटेक, तो इसका जो आंसर होगा बोथ ए एंड बी होगा इसका आंसर. सो परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल अंडर रेनफेड कंडीशन इज. इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है? कोई भी रेनफॉल वो अगर जो प्लांट का कंजम्पटिव यूज में यूज होता है, मतलब इवापोट्रांसपिरेशन एंड मेटाबॉलिक यूज ऑफ वाटर, उसमें अगर यूज होता है रेनफॉल का जो पोर्शन, उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेनफॉल. तो जहाँ पे कंटिन्यूसली रेनफॉल होता रहता है, जहाँ पे लॉसेस ग्रेविटेशनल वाटर में बहुत ज़्यादा चला जाता है या फिर लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है लाइक इन ह्यूमिड कंडीशन, तो वहाँ पे इफेक्टिव रेनफॉल कम होता है. क्योंकि वहाँ पे जितने भी पानी जो भी रेनफॉल होता है वो क्या होता है, लॉसेस वहाँ पे ज़्यादा होता है, ना कि प्लांट अपटेक ज़्यादा कर पाता है. तो वहाँ पे इफेक्टिव रेनफॉल जो है कम होता है. सो रेनफेड कंडीशन में जो होता है, रेनफेड कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास इरिगेशन जो है उसके लिए अवेलेबल नहीं है वाटर, और टोटली जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. सो वहाँ पे इफेक्टिव रेनफॉल जो होता है वहाँ पे काइंड ऑफ हायर होता है. तो वहाँ पे कितना होगा? 50 to 80% अराउंड जो है इफेक्टिव रेनफॉल होगा. एनी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट which enable it to exist under condition of its habitat, that is known as. ओके,
इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर जो होता है होना चाहिए अडाप्टेशन होना चाहिए। ओके, एनी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इसको एनाबल करता है, इसको इसका एबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करने के लिए अंडर कंडीशन ऑफ इट्स हैबिटेट, दैट इज नोन एज अडेप्टेशन, राइट। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री, एग्रोफॉरेस्ट्री का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एग्रोफॉरेस्ट्री का मेजर ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सस्टेनेबिलिटी होता है। ओके, एग्रोफॉरेस्ट्री का अगर आप डेफिनेशन देखोगे वहाँ पे भी लिखा रहता है कि सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। ओके, तो इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव होगा सस्टेनेबिलिटी ही होगा। नॉर्मली फॉलोड स्पेसिंग बिटवीन हेज रो इन आले क्रॉपिंग, आले क्रॉपिंग क्या होता है? जहाँ पे जो फास्ट ग्रोइंग लेग्यूम जो है ट्री और उसके बीच में एग्रोनॉमिकल जो फील्ड क्रॉप है उसको ग्रो करना, इसको बोलते हैं हेज रो क्रॉपिंग और आले क्रॉपिंग। तो वहाँ पे हेज रो के जो स्पेसिंग रहता है वो जनरली 4 to 8 मीटर रहता है, राइट। तो इसका आंसर होगा 4 to 8 मीटर। देन बेस्ट ट्री स्पेसीज अंडर वेटलैंड कंडीशन, अंडर वेटलैंड कंडीशन कौन सी ट्री स्पेसीज जो है वो बेस्ट सुइटेबल है? जो कि सैलिक्स स्पेसीज है, ये मोस्ट सुइटेबल है। Which type of alley cropping is recommended for semi-arid region? Semi-arid region में कौन सी alley cropping जो है वो recommended है? alley cropping different type का होता है, like forage alley cropping, forage cum mulch alley cropping, green manure cum mulch alley cropping, forage cum green manure alley cropping. Okay, so there are different types of alley cropping. इनमें से कौन सी जो है semi-arid region में green fodder पर्पज के लिए यूज होता है? कौन सी alley cropping जो कि सेमी एरिड कंडीशन में यूज होता है, जो कि फॉरेज कम मल्च सिस्टम। ओके, फॉरेज कम मल्च एले सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मल्चिंग मटेरियल, सेमी एरिड मतलब वहाँ पे सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए कुछ मल्चिंग मटेरियल अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे जो होगा सॉइल मॉइस्चर भी कंजर्व होगा, जो कि एक्सटेंड करेगा लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। उसके वजह से हमारा जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड इंक्रीज होगा और प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये जो आले क्रॉपिंग है ये मोस्ट सुइटेबल है सेमी एरिड रीजन के लिए। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स आफ्रेस्टेशन इन डेजर्ट? आफ्रेस्टेशन मतलब इंक्रीज होना, फॉरेस्ट जो एरिया है वो इंक्रीज होना या फिर फॉरेस्ट का जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होना। कौन सी जो फैक्टर है वो प्रिवेंट करता है मतलब रोकता है आफ्रेस्टेशन को इन डेजर्ट कंडीशन, दैट इज मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इज मॉइस्चर। ओके, सॉइल मॉइस्चर या रेनफॉल अगर देखा जाएगा, जैसे कि लो रेनफॉल हो गया, ये एक मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर है इन डेजर्ट कंडीशन, राइट। तो आंसर होगा लो रेनफॉल। व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ डिमिनिशिंग वाइल्ड लाइफ? ओके, वाइल्ड लाइफ डिमिनिशिंग का मेजर कॉजेज कौन सी है? इनमें से वो हो जाएगा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर हैबिटेट मतलब एक ऑर्गेनिज्म का जो है सराउंडिंग जो इकोलॉजी है उसको हैबिटेट बोलते हैं, जहाँ पे वो ग्रो करता है। तो उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है? जैसे कि सपोज डिफॉरेस्टेशन हो गया, या फिर डेजर्टेशन हो गया, या फिर जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो गया, या फिर कोई भी वजह से अगर किसी का हैबिटेट लूज हो रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो फिर जो है वाइल्ड लाइफ डिमिनिश होता है, राइट। देन रोटेशन ऑफ क्रॉप इज एसेंशियल फॉर रोटेशन क्यों, क्रॉप रोटेशन क्यों एसेंशियल है? टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ओके, अगर हम सेम क्रॉप बार बार करते रहेंगे तो फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ जो न्यूट्रिएंट है वो अपटेक होता रहेगा, राइट। अगर हम पल्सेस बार बार कर रहे हैं तो वहाँ पे फॉस्फोरस डिप्लीट होता रहेगा, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर। देन अगर हम बार बार जो है सीरियल्स ग्रो कर रहे हैं कोई भी सॉइल में, तो वहाँ पे नाइट्रोजन, पोटेशियम ये सब अपटेक होता रहेगा। तो उस कंडीशन में वो माइनिंग कहलाएगा, और उसका माइनिंग के बाद बार बार करने के बाद वो जो है न्यूट्रिएंट वहाँ पे डेफिशिएंट हो जाएगा। तो इसीलिए क्रॉप रोटेशन इम्पोर्टेंट है। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, इनमें से कौन सी मेथड जो है उसमें से हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंशन को बचा सकते हैं, सॉइल इरोजन प्रिवेंट कर सकते हैं, जो है आफ्रेस्टेशन। आफ्रेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट्री को बढ़ावा करना, फॉरेस्ट्री का बढ़ावा करना, आफ्रेस्टेशन जो है उसके द्वारा हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है?
जो है फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। हेवी रेन का मतलब हेवी रेन जहाँ पे होगा वहाँ पे भी जो है सॉइल लॉस होगा। ओवर ग्रेजिंग होने के बाद भी वहाँ पे सॉइल जो है बेयर हो जाएगा, तो वहाँ पे भी सॉइल इरोजन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। लेकिन आफ्फॉरेस्टेशन जो है ये सही आंसर होगा। सीड रेट रिक्वायर्ड फॉर फोडर ओट, फोडर ओट के लिए कितना सीड रेट चाहिए, जो है 100 kg पर हेक्टर। ग्रेन पर्पज के लिए जनरली 60 to 80 kg चाहिए होता है, फोडर के लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, 100 kg पर हेक्टर चाहिए होता है। राइट स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग फोडर क्लस्टर बीन, फोडर क्लस्टर बीन जो है गुआर जो है, इसका राइट स्टेज क्या है हार्वेस्टिंग का, जो है फ्लावरिंग स्टेज में। ओके, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वहाँ पे भी जो है ग्रेन जो फोडर से ग्रेन के लिए जो है जो न्यूट्रिएंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट में ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं बचेगा, और जल्दी अगर हार्वेस्ट कर लेंगे तो फिर हमको ज़्यादा प्रोड्यूस भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए फ्लावरिंग स्टेज इज़ बेस्ट स्टेज फॉर फोडर क्लस्टर बीन। ऑप्टिमम स्टेज ऑफ हार्वेस्ट ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप फॉर हे मेकिंग, हे मेकिंग के लिए कौन सी स्टेज ऑप्टिमम है फॉर राइट, तो ये हो गया प्री फ्लावरिंग स्टेज जो है हमारा ऑप्टिमम है, प्री फ्लावरिंग। ओके, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है प्री फ्लावरिंग, तो फिर हम मानेंगे कि फ्लावरिंग स्टेज। ओके, इंडिया इज हैविंग लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ कैटल और बोफालो, दोनों का जो पॉपुलेशन है कैटल और बोफालो का वो इंडिया में हाईएस्ट है। कॉसनी सीड, कौन सी सीड है ये, कॉसनी सीड चिकोरी। ओके, चिकोरी। ओके, ये एक एसोसिएटेड वीड है बरसिम और लुसन में। तो कॉसनी सीड आर सेपरेटेड फ्रॉम बरसिम बाय यूजिंग 5% सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ओके, then optimum set of napier grass required to plant 1 hectare of area। okay, 1 hectare एरिया में कितना ऑप्टिमम सेट रेट चाहिए नापियर ग्रास का, दैट इज अराउंड 30,000 जो है अराउंड दैट इज ऑप्टिमम होता है। ग्लूकोसाइड प्रेजेंट इन लूसन, दैट इज लूसन में जो ग्लूकोसाइड प्रेजेंट होता है उसको उसका नाम क्या है, सैपोनिन। ओके, देयर आर डिफरेंट एंटी क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट्स, सो सैपोनिन जो होता है ये लूसन में ज़्यादा पाया जाता है। टू एनरिच द नॉन लेग्यूम साइलेज डैश इज स्प्रेड। ओके, नॉन लेग्यूम साइलेज में न्यूट्रिएंट कंटेंट रीच करने के लिए, न्यूट्रिएंट कंटेंट एनहांस करने के लिए किसको स्प्रे किया जाता है, दैट इज यूरिया। सॉरी, ग्रेन मॉइस्चर कंटेंट फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ ग्राउंडनट, दैट इज 6%। ओके, ये याद रखना, क्वेश्चन आता रहता है। जनरली जो सीरियल्स होता है जैसे राइस हो गया वहाँ पे 13-14% रहता है स्टोरेज के लिए, लेकिन ऑयल सीड जो होता है वहाँ पे 6 to 8% रहता है, जनरली 5-6% और 8% मैक्सिमम रहता है स्टोरेज के टाइम। ज़्यादा रहेगा तो फिर इंसेक्ट पेस्ट पैथोजेंस ये सारी चीज़ अटैक होंगे और ग्रेन का क्वालिटी रिड्यूस होगा। देन हमारा 49 नंबर, डीप प्लाउइंग ऑफ सॉयल इन ग्राउंडनट फील्ड शुड नॉर्मली बी अवॉइडेड बिकॉज, क्यों अवॉइड किया जाता है डीप प्लाउइंग, जनरली हार्वेस्टिंग डिफिकल्ट होता है। अगर जो पेगिंग होगा, डीप प्लाउइंग करने से क्या होगा, प्लांट डीप में प्लेस होगा, तो वहाँ से जो पेगिंग होगा वहाँ पे डीप सॉयल लेयर में होगा। तो ग्राउंडनट का आपको पता है जो पेगिंग होता है या फिर जो पॉड फॉर्मेशन होता है वो सॉयल के अंदर ही होता है, तो उस टाइम हमको पुलिंग के टाइम या फिर हार्वेस्टिंग के टाइम बहुत डिफिकल्टी आने वाला है, तो इसीलिए डीप प्लाउइंग अवॉइड किया जाता है ग्राउंडनट में। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन सोयाबीन, सोयाबीन में कौन सी स्टेज जो है मोस्ट क्रिटिकल है फॉर इरिगेशन, दैट इज पॉड डेवलपमेंट। ओके, प्री फ्लावरिंग एंड पॉड डेवलपमेंट स्टेज। प्रोटीन एंड ऑयल कंटेंट इन सोयाबीन इन परसेंटेज, प्रोटीन कंटेंट कितना रहता है, अराउंड 43% एंड ऑयल कंटेंट दैट इज अराउंड 20%, सो ये आंसर राइट होगा। ऑप्टिमम सीड रेट रिक्वायर्ड फॉर बंची टाइप ग्राउंडनट कल्टीवेशन, बंची टाइप ग्राउंडनट के लिए ऑप्टिमम सीड रेट कितना होता 80 to 100 kg। ओके, बंची टाइप ग्राउंडनट के लिए 80 to 100 kg होगा, स्प्रेडिंग टाइप के लिए 60 to 80 kg होगा। ऑयल कंटेंट इन सनफ्लावर, दैट इज ऑयल कंटेंट कितना रहता है सनफ्लावर में, अराउंड 35 to 40%। ओके, 35 to 40%, तो ये आंसर सही होना चाहिए। ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ साफ्लावर सोइंग, साफ्लावर जनरली
लो मतलब सैलो सॉइल में, मतलब सैलो डेप्थ में उसका जो है सोइंग किया जाता है। तो कितना 2 to 3 सेंटीमीटर। ओके, सो 2 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। ऑयल कंटेंट इन नाइजर सीड इज, ऑयल कंटेंट नाइजर सीड का सीड में कितना रहता है? अराउंड 35 to 40% जो है नाइजर में ऑयल कंटेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज शुगर कैन प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड़ एंड खंडसारी। सो शुगर कैन जब प्रोड्यूस होता है तो बहुत सारा उसका रोल रहता है, उसमें से जूस भी निकाला जाता है, शुगर भी निकाला जाता है, देन गुड़ एंड खंडसारी ये सब बाई प्रोडक्ट्स है। बाई प्रोडक्ट्स मीन्स ये सब जो है प्रोड्यूस का प्रोडक्ट निकल के फिर उसको मार्केटिंग किया जाता है। तो कितना परसेंटेज जो होता है शुगर कैन और गुड़ एंड खंडसारी यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, खंडसारी प्रोडक्शन के लिए, वो हो गया लाइक 10 to 20% जो होता है गुड़ एंड खंडसारी के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन टोटल रेनफॉल ऑफ इंडिया दैट इज़ अराउंड 85%। सो डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में डिफरेंट दिया गया है। मैं ऑनलाइन इसको सर्च किया था तो 85% मुझे मिला, किसी किसी बुक में 74% नहीं आता है, तो एक बार इसको कंफर्म करवा लेना। कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर डाउट लगे ना, इसको थोड़ा बुक से कंफर्म करा लेना। मैं लाइक नेट से ज़्यादातर क्वेश्चन, क्योंकि मैं अभी थोड़ा घर पे हूँ और मेरा बुक्स जो है वो मेरा वर्क प्लेस में है, तो मैं बुक से कुछ भी कंफर्म नहीं किया हूँ। जितना भी मैं आंसर किया हूँ वो है इंटरनेट से, जो भी मुझे नहीं मिला है इंटरनेट से मैं ढूंढ के उसको आंसर किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल इज मच डोमिनेटेड इन। फिजिकल वेदरिंग इनमें से कौन सी जो एरिया है उसमें वहाँ पे फिजिकल वेदरिंग ज़्यादा होता है? फिजिकल वेदरिंग जो होता है ह्यूमिड ट्रॉपिक एरिया में ज़्यादा होता है। क्यों वहाँ पे ज़्यादा होता है? क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर भी ज़्यादा रहता है और टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट होता रहता है, तो वहाँ पे फिजिकल वेदरिंग जो है वो ज़्यादा रहता है। देन द सिलिका कंटेंट इन एसिड इग्नियस रॉक जनरली रेंजेस बिटवीन। एसिड इग्नियस में सिलिका कंटेंट जनरली मोर देन 65% जो है रहता है। अगर हाँ सिलिका कंटेंट अगर 65% से ज़्यादा रहता है तो उसको बोलते हैं एसिड इग्नियस। एंड मैक्सिमम नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स ओनली व्हेन, कहाँ पे मैक्सिमम नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है? जहाँ पे सॉइल में अवेलेबल नाइट्रोजन कम रहता है, राइट। अवेलेबल नाइट्रोजन सॉइल में ज़्यादा होने से नाइट्रोजन फिक्सेशन घट जाएगा, रिड्यूस होगा। सॉइल पीएच लो होने से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन घट जाएगा। हाई मैंगानीज ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है डिक्रीज हो जाएगा। अवेलेबल सॉइल नाइट्रोजन मिनिमम होने से वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादा बढ़ता है। फाइटोक्रोन इज इन्वॉल्व इन फोटोपीरियडिज्म। ओके, फोटोपीरियडिज्म मतलब फाइटोक्रोन जो है वो लाइट सेंसिंग एक मटेरियल है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, अगर लॉन्ग डे प्लांट, इसमें जो होता है फाइटोक्रोम जो प्लांट में रहता है वो सेंस करता है कि कितना दिन, कितना आवर्स जो है वो प्लांट को मिल रहा है सोलर रेडिएशन। तो उसी हिसाब से शॉर्ट डे प्लांट में अगर कम लाइट मिल रहा है, तो अगर वहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट है और वहाँ से जो लाइट ड्यूरेशन कम मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए उस मतलब जितना कम मिलना चाहिए उतना मिल रहा है, तो फिर वहाँ पे फ्लावरिंग होगा। अगर लॉन्ग डे प्लांट है और वहाँ पे हायर लाइट इंटेंसिटी मिल रहा है फॉर हायर आवर, तो फिर वहाँ पे फ्लावरिंग होगा। तो उसका फाइटोक्रोम का काम वही है, photoperiodism. Then next question, which one of the following process decreases in the high intensity of light? हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में कौन सी प्रोसेस जो है इनमें से डिक्रीज होता है? एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड। ओके, ये प्रोसेस जो है डिक्रीज होता है। ऑप्टेक ऑफ मिनरल, ऑप्टेक ऑफ वाटर, असेंट ऑफ सैप, ये तीनों रिलेटेड है। अगर असेंट ऑफ सैप ज़्यादा होगा, असेंट ऑफ सैप मतलब ट्रांसपिरेशन अगर ज़्यादा होगा तो कंटिन्यूसली ऑप्टेक ऑफ वाटर भी ज़्यादा होगा, और ऑप्टेक ऑफ वाटर ज़्यादा होने से ऑप्टेक ऑफ मिनरल्स भी ज़्यादा होगा। तो यही एक ऑड मैन आउट है, एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड। Which crop model describes the behavior of system in terms of lower level of attribute? Okay, so there are different types of model. मॉडल का काम क्या होता है? एक साइमुलेट करना है, एक सिस्टम को साइमुलेट करना, ताकि हम बार बार वही रिसर्च ना करके भी हम जान सकते हैं कि उसका आउटपुट क्या होता है, क्या होना चाहिए।
तो ये एक मॉडल का आउटपुट और मॉडल का डिफरेंट स्टेप्स होता है, तो उसको हम बाद में बात करेंगे चैनल के माध्यम से। तो इसमें क्या होगा, व्हिच क्रॉप मॉडल डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ लोअर लेवल ऑफ एट्रीब्यूट। आंसर कौन सी होगा, जो है मैकेनिस्टिक मॉडल। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल लाइक एम्पिरिकल, स्टैटिक, डायनामिक, स्टोकेस्टिक। सो मैकेनिस्टिक मॉडल होगा इसका आंसर। इन which plant cell organ nitrate is converted to ammonium, that reduction occurs. Okay, जनरली जो नाइट्रेट फॉर्म है, नाइट्रेट से जो नाइट्राइट होता है NO2 माइनस, ये जनरली होता है साइटोप्लाज्म में, और नाइट्राइट टू अमोनियम जो होता है, अमोनियम, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग दिया गया है। एक स्पेसिफिक पूछना चाहिए था NO2 माइनस टू NH4 प्लस, तो इस हिसाब से आंसर जो होगा क्लोरोप्लास्ट ही होगा, लेकिन ये गलत है। दोनों नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट में। डीनाइट्रिफिकेशन इज नेग्लिजिबल एट सॉयल पीएच। सॉयल पीएच किस में डीनाइट्रिफिकेशन इज नेग्लिजिबल? जनरली डीनाइट्रिफिकेशन इज नेग्लिजिबल इफ सॉयल पीएच इज बिलो 5। ओके, अगर लेस देन 5 होगा सॉइल पीएच तो फिर डीनाइट्रिफिकेशन इज विल बी नेग्लिजिबल, बिकॉज आपको पता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो लो सॉइल पीएच में, जो एसिडिक कंडीशन में, हायर एसिडिक कंडीशन में वो ग्रो नहीं हो पाते हैं बैक्टीरिया। डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया ये भी लो एसिडिक कंडीशन में, जो हायर एसिडिक कंडीशन में ये ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पे जो है नेग्लिजिबल होगा। सीड रेट ऑफ चिकपी कितना रहता है? चिकपी का सीड रेट जो रहता है 80 to 100 kg रहता है। ओके, सॉरी। राइस ग्रेन इज सेड टू बी एक्स्ट्रा लॉन्ग इफ इट इज मोर देन 7.5 mm। ओके, राइस का जो ग्रेन है उसका जो लेंथ अगर 7.5 mm से ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज ड्यू क्रॉप? ड्यू क्रॉप किसको बोलेंगे? दैट इज मॉथविन। ओके, मॉथविन को जनरली ड्यू क्रॉप बोला जाता है। which one of the following is mothwin variety, that is RMO 40? Okay, the interaction between legume and non-legume plants in the form of supplementation known as, legume and non-legume plant का जो है supplementation के हिसाब से कौन सी इंट्रैक्शन बनता है? जो कि एनिडेशन। ओके, एनिडेशन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शन। ओके, होता है एनिडेशन। सक्सेसफुल ट्रेडिशनल बासमती राइस कल्टिवेशन लाइज ऑन एक्सपोजिंग ऑफ डैश स्टेज टू कूल टेम्परेचर। कौन सी स्टेज में कूल टेम्परेचर रहने से जो बासमती राइस कल्टिवेशन ये सक्सेसफुल होता है? दैट इज ग्रेन फिलिंग। ओके, क्योंकि वहाँ पे अगर सोलर रेडिएशन ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, जो ग्रेन का क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है। और हाँ, सोलर रेडिएशन ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ से ग्रेन क्वालिटी जो है डिग्रेड होता है। मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली कल्टिवेटेड पॉल्स इन इंडिया। इंडिया में कौन सी पॉल्स मोस्ट कॉमनली जो है ग्रोन किया जाता है? दैट इज ग्राम चिकपी। उसके बाद सेकंड में जो आता है वो रेड ग्राम आता है। और नेक्स्ट, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पीस। पीस का जो क्रिटिकल स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या कौन सी होता है? फ्लावरिंग एंड पॉड फिलिंग जो है इसका क्रिटिकल होता है, बोथ फ्लावरिंग एंड पॉड फिलिंग। वेराइटी ऑफ लाथाइरस विथ लो बोआ। बोआ क्या होता है? एक न्यूरोटॉक्सिन होता है जो कि ज़्यादा होने से लाथाइरिज्म डिजीज होता है जो इसको कंज्यूम करता है। तो कौन सी वेराइटी जो है लो बोआ कंटेनिंग वेराइटी? दैट इज P24 एंड रतन। दोनों जो है लो बोआ कंटेंट रहता है इसमें। मोस्ट आइडियल कैच क्रॉप रेज्ड फॉर फोडर। मोस्ट आइडियल कैच क्रॉप दैट इज रेज्ड फॉर फोडर, दैट इज हॉर्स ग्राम। क्यों ये मोस्ट आइडियल होता है? क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है कम रहता है और इसका जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी कम रहता है। द ऑप्टिमम सीड रेट फॉर गुड क्रॉप स्टैंड ऑफ इसबगोल। इसबगोल का गुड क्रॉप स्टैंड के लिए कितना ऑप्टिमम सीड रेट रहता है? दैट इज 4 to 8 kg। ये मुझे मिला
लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है 4 kg 6 kg 8 kg, तो आंसर आने दो, उसके बाद ही आपको कंफर्म मिल जाएगा कि कौन सी है। The phrase herbage of Indian basil contains how much oil? Okay. Phrase herbage of Indian basil contain how much oil? basil मतलब तुलसी। सो तुलसी में कितना ऑयल कंटेंट रहता है जनरली? तुलसी में जनरली 0.4 to 0.5% जो है 0.4 to 0.5% ऑयल रहता है, 0.4 to 0.5%, राइट। देन एट व्हाट स्टेज पाल्मारोजा हैज़ द मैक्सिमम ऑयल कंटेंट? पाल्मारोजा में जो है मैक्सिमम ऑयल कंटेंट कब होता है? फुल फ्लावरिंग स्टेज में। ओके, फुल फ्लावरिंग स्टेज जो होता है इसका, फुल फ्लावरिंग स्टेज, उसमें पाल्मारोजा का जो है मैक्सिमम ऑयल कंटेंट रहता है। तो इस कंडीशन में फ्लावर शेडिंग का मुझे पता नहीं थोड़ा सा क्या है ये स्टेज। फ्लावर ओपनिंग भी नहीं होगा, फुल फ्लावरिंग मतलब वही होना चाहिए फ्लावर शेडिंग। ओके, क्योंकि फुल फ्लावरिंग के बाद ही फ्लावर शेडिंग होना है, तो फ्लावर शेडिंग ही होना चाहिए। स्कफलिंग ऑफ सॉयल इन कॉफ़ी प्लांटेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द मंथ ऑफ? कौन सी मंथ में जो है स्कफलिंग ऑफ सॉयल किया जाता है इन कॉफ़ी प्लांटेशन? दैट इज अक्टूबर टू नवंबर। ओके, अक्टूबर टू नवंबर में जनरली स्कफलिंग किया जाता है। स्कफलिंग मतलब क्या होता है? सॉइल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करना, उसमें अपॉर्चुनिटी टाइम बढ़ाने के लिए जो है वाटर का जो रेनफॉल का जो अपॉर्चुनिटी टाइम है, सोकिंग टाइम, उसको बढ़ाने के लिए स्कफलिंग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मेजर लिमिटिंग इन टी सॉइल? टी सॉइल में कौन सी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है लिमिटिंग है? दैट इज मैंगनीज। ओके, क्यों मैंगनीज होना चाहिए? क्योंकि मैंगनीज जो है वो जनरली टी सॉइल कहाँ पे टी क्या ग्रो किया जाता है? जो कि पहाड़ी एरिया में, हिली एरिया में जो है टी ग्रो किया जाता है। तो वहाँ पे जो है रन ऑफ होने के चांसेस ज़्यादा है और जो है लीचिंग होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैंगनीज जो है वाटर के साथ मिलके वो लीच आउट हो सकता है। तो मैंगनीज विल बी द राइट आंसर। देन डैश हैज़ द मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ लेमन ग्रास? कौन सी स्टेट मोनोपोली करता है? जो है केरला। केरला में बहुत लेमन ग्रास प्रोड्यूस होता है, जो कि हाईएस्ट है। बॉटनिकल नेम ऑफ लेमन ग्रास, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ लेमन ग्रास? दैट इज botanical name of lemongrass is Symbophagon flexuosus. Symbophagon flexuosus, that is botanical name of lemongrass. Most common method of multiplication propagation of lemongrass is? Most common method is seed. Lemongrass is mainly propagated by seed. Okay, it is 2.5 to 3 kg per hectare यूज किया जाता है नर्सरी में। स्लीप के माध्यम से भी प्रोपागेट किया जाता है कहीं कहीं पे। ओके, if soil has 1 to 2% slope, what will be the ideal ratio of erosion permitting and erosion resisting crop? So erosion permitting and erosion resisting crop क्या होता है? इरोजन परमिटिंग क्रॉप जो होता है वहाँ पे क्या होता है, उसका जो रूट डेप्थ रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, तो और उसका जो फॉलिएज रहता है वो कम रहता है, तो वहाँ पे इरोजन होता है, लेकिन उस क्रॉप को इतना अफेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका जो रूटिंग डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा रहता है, लाइक मेज, सोरगम एक्सेट्रा। एंड इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप जो होता है वहाँ पे फॉलिएज बहुत ज़्यादा रहता है और वो प्रोटेक्ट करता है इरोजन होने से, क्योंकि वो फॉलिएज एज ए लाइक इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर सॉइल यूज होता है, और रेनफॉल का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हो पाता है सॉइल में टू ब्रेक द सॉइल एंड टू इरोड द सॉइल। ओके, तो जो है जितना स्लोप बढ़ता जाएगा उतना जो है इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप ज़्यादा ग्रो करेंगे कंपेरेटिव टू इरोजन परमिटिंग क्रॉप। सो यहाँ पे जो ऑप्शन है इनमें से लाइक इरोजन परमिटिंग पहले दिया गया है, देन इरोजन रेजिस्टिंग दिया गया है, तो 1:2 मेरे हिसाब से सुइटेबल होना चाहिए, क्योंकि स्लोप जो है 1 to 2% बस है। उसके बाद फिर जितना बढ़ता जाएगा 2 to 3% होगा, तो फिर 1:3 to 3 to 4%, देन 1:4 ऐसा होता रहेगा। इफ ए फार्मर प्रैक्टिस धैंचा, राइस, व्हीट, मूंग, द क्रॉपिंग इंटेंसिटी एट हिज फार्म विल बी? मुझे लग रहा है इसका जो आंसर होगा 200% होगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि धैंचा जो है इसको हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप अगर मान सकते हैं, तो फिर लाइक 1 ईयर में एडजस्टेबल हो सकता है मे बी, बट यहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं किया गया है।
तो धइचा एक क्रॉप अगर मानेंगे तो फिर ये भी अराउंड 80-90 डेज चला जाएगा अगर सीड प्रोडक्शन के लिए अगर ग्रो किया जाता है तो फिर। और राइस जैसे 4 to 5 मंथ्स ये भी चला जाएगा, व्हीट जैसे 5-6 मंथ ये चला जाएगा। देन मूंग it will be around 2.5 to 3 months. So it will be it will be a 2 year crop rotation. Okay, 2 year means 2 साल में अगर 4 क्रॉप ले रहे हैं तो फिर वहाँ पे जो है 200% हो जाएगा। Which क्रॉपिंग सिस्टम इज हैविंग लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? कौन सी क्रॉपिंग सिस्टम इनमें से जो कि लार्जेस्ट एरिया है इंडिया में? दैट इज राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम, मोस्टली प्रिवेलेंट इन इंडो गंगेटिक प्लेन। ओके, इंडो गंगेटिक प्लेन में ये बहुत ज़्यादा होता है, जो कि अराउंड 10.5 to 11 जो है मिलियन हेक्टेयर इसका जो एरिया है एक्सटेंशन। ओके, इंटरक्रॉपिंग विल इंक्रीज द लाइट इंटरसेप्शन ऑफ this is the answer will be 30 to 40%. There is no base actually. Again it is like अगर आपको कोई रिसर्च पेपर में मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन इसका कोई अगर आप एडिटिव सीरीज़ कर रहे हो तो फिर फुल्ली इससे भी ज़्यादा हो सकता है। रिप्लेसमेंट सीरीज़ कर रहे हो तो उसमें कोई मतलब नहीं रहता, तो इसको भी थोड़ा देख लेना क्या आंसर दे रहे हो। द गोल ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, द मेन गोल ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च में मेन जो गोल है वो क्या रहना चाहिए? डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम, मिनिमाइज डिग्रेडेशन, इंक्रीज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जो फार्मिंग सिस्टम रिसर्च का मेन गोल, मेन प्रिंसिपल क्या रहता है कि ऑन फार्म रिसोर्स ज़्यादातर यूज़ करना, ऑफ फार्म रिसोर्स अवॉइड करना, उसके बाद सब्सिस्टेंस रहना कि फार्मर को एक सब्सिस्टेंस मिल जाएगा कि कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस आ ही जाएगा, कुछ भी हो। और ये कुछ पॉइंट्स है जो कि फार्मिंग सिस्टम इसलिए किया जाता है, लेकिन साइमल्टेनियसली सस्टेनेबल लैंड यूज़ ये भी रहता है, मिनिमाइज डिग्रेडेशन ये भी रहता है, इंक्रीज इन इनकम अनएम्प्लॉयमेंट ये भी रहता है। ICAR एडॉक मॉडल ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च इन लो लैंड वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग, कब एस्टेब्लिश हुआ था ये फार्मिंग सिस्टम रिसर्च इन लो लैंड? दैट वॉज एस्टेब्लिश 1998। ओके, agriculture which seek to optimize the use of locally available resources by combining the different component of the farm system, that is known as LEISA. LEISA क्या होता है? Low external input sustainable agriculture. ओके, जनरली फार्म जो ऑन फार्म रिसोर्सेज है उसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इसमें। Who outlined the principle of biodynamic farming? That is Rudolf Steiner, the father of biodynamic farming. Which of the following is allowed in organic farming? ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनमें से कौन सी अलाउड है? सिंथेटिक फर्टिलाइजर तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, परसिस्टेंस पेस्टिसाइड भी बिल्कुल अलाउड नहीं है, देन हार्मोन भी अलाउड नहीं है। ओके, देन GM क्रॉप्स भी अलाउड नहीं है, उसके बाद सीवेज लॉज भी अलाउड नहीं है। बफर जोन अलाउड है। बफर जोन क्या है? सपोज एक जोन है, वहाँ पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, और एक उसके चारों तरफ जोन है, वहाँ पे हम कन्वेंशनल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो ये जो जोन है इसको बफर जोन माना जाएगा। ये कुछ एरिया जो है उसको बफर जोन माना जाएगा, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में अलाउड है। अल्फाल्फा फिक्सेस kg ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टर अराउंड 150 to 260 kg, तो ये आंसर सही होगा 100 to 300 kg नाइट्रोजन जो है अल्फाल्फा नाइट्रोजन फिक्स करता है। देन बैक्टीरियम स्पीसीज हैविंग द एबिलिटी टू सॉल्युबलाइज द बाउंड फॉस्फोरस इन सॉइल, सॉल्युबलाइज कौन सी करता है? स्यूडोमोनास। ओके, ये ग्लोमस जो है ये एक लाइक फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है ग्लोमस। स्यूडोमोनास जो है ये सॉल्युबलाइज करता है। बैसिलस, स्यूडोमोनास, बैसिलस ये है सॉल्युबलाइजिंग। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट पैरासिटोइड? दैट इज सिम्नस। सिम्नस इज अ इंसेक्ट पैरासिटोइड। जाइगोग्रामा बाइकोलेटा इज यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट फॉर पार्थेनियम कंट्रोल के लिए जाइगोग्रामा बाइकोलेटा एक बायो कंट्रोल एजेंट के हिसाब से यूज होता है। डिवाइन इज बायो हर्बिसाइड कंटेनिंग बायो फॉर्मुलेशन ऑफ फंजाई, कौन सी फंजाई? दैट इज फाइटोप्थोरा पाल्मिफोरा। ओके, फाइटोप्थोरा पाल्मिफोरा फंजाई ये कंटेंट करता है डिवाइन। नाइट्रोजन कंटेंट इन नीम केक इज अराउंड, दैट इज 5.38%। एक रेंज दे देना चाहिए, लेकिन ये देखो कौन सी बुक में, कोई भी एग्रीकल्चरल कोई भी ऐसा है उसमें एक रेंज होना चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर
आप एक ऑप्शन कोई भी बुक से उठा के दे देते हो, लेकिन कोई जो स्टूडेंट है, सपोज इनमें से कितना गैप है, 4.38 और 5.22 के बीच में कितना गैप है, ये एक लाइक कंफ्यूजिंग रहता है। क्योंकि अगर आप जिसमें से क्वेश्चन बना रहे हो, स्टूडेंट उसी बुक से या फिर उसी रिसर्च पेपर से पढ़ा हो, ये इतना ज़रूरी नहीं है। तो एक रेंज या फिर दूसरा जो ऑप्शन ये ठीक है, 1.55 पे ये थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये सही है। लेकिन ये दोनों में से अगर स्टूडेंट चूज़ करना पड़ेगा स्टूडेंट को, तो फिर कोई भी एक वो चूज़ कर सकता है और आप उसको सही आंसर मानना पड़ेगा आपको। क्योंकि इतना क्लोजली आप अगर देखोगे, जैसे नाइट्रोजन कंटेंट इन नीम केक, तो फिर वो तो 4 to 5% रहता है। तो आपको थोड़ा उस हिसाब से ध्यान देना चाहिए था। The Agricultural and Processed Food Product Export Development Authority APEDA come into effect from APEDA कब लॉन्च हुआ था? APEDA जो है लॉन्च हुआ था 1986 में, मोस्ट प्रिसाइजली 13 फरवरी 1986 में। 13 फरवरी जो है 1986 में APEDA लॉन्च हुआ था, राइट। 1986। हेडक्वार्टर ऑफ नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग सिचुएटेड इन गाजियाबाद। हेडक्वार्टर जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का कहाँ पे है? गाजियाबाद में। इसका डिफरेंट जो है 6 रीजनल स्टेशन भी है। एक है बेंगलोर, देन हमारा जो भुवनेश्वर, हिसार, जबलपुर, इम्फाल एंड नागपुर, 6 रीजनल स्टेशन भी है। तो ये था जो पीएचडी का एंट्रेंस। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन ठीक ठाक था, मतलब अच्छा था। अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था। तो कट ऑफ कितना जाएगा ये तो डिपेंड करता है जो है स्टूडेंट्स कैसे अपेयर किया है, कितना किए हैं। वही अराउंड 73% अराउंड जाना चाहिए। मे बी 65 to 70%, 65% अराउंड जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टफ क्वेश्चन भी था। तो देखो कैसे आंसर, मेरे हिसाब से ये सारे आंसर था। और क्वेश्चन जो सेट किया है उसके ऊपर भी, उनके ऊपर भी आंसर डिपेंड करता है। तो बेटर है कि वेट कर लेना। और मैं आज अच्छे से समझा नहीं पाया क्योंकि मेरा थ्रोट अभी भी ठीक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। तो इसको देखते हैं। मेरा थ्रोट ठीक होने के बाद मैं और भी कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास जो कि हम डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर हमारा इफ़ोर्ट जो है वो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही लेक्चर पाने के लिए। और आप अपने जूनियर या फिर अपने कलीग के साथ ये वीडियो सारे लेक्चर जो है हमारे चैनल के वो शेयर भी कर सकते हो, राइट। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन।